एवरीवन, दिस इज शिवानी गुप्ता एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद शिनी। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 जो कि है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी वो पढ़ने वाले हैं। ये जो मैं आपको पढ़ाऊंगी ये आपके नए सिलेबस या फिर आप बोल लो नए एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि आपको पता है कि आपका एग्जाम का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही शॉर्ट में आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी इस वीडियो से, तो वीडियो पूरा देखिएगा। हम लोग पूरे चैप्टर को कवर कर लेने वाले हैं नेक्स्ट 15 या 20 मिनट्स में। ओके, सो पहली चीज यहां पे निकल के आती है चैप्टर में सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो सेक्टर्स की अगर हम बात करेंगे तो उसमें 3 सेक्टर कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हो भाई, बहुत ज्यादा पुराना हो गया, रट गया होगा आपको। नहीं भी रटा है बता देती हूं मैं। प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है जहां पे जो प्रोडक्शन होता है वो कंप्लीटली डिपेंड होता है नेचुरल रिसोर्सेज पे। जैसे फिशिंग ले लो, आप एग्रीकल्चर ले लो, डेयरी ले लो, माइनिंग ले लो, ये सारी एक्टिविटीज आपकी कंप्लीटली किस पे डिपेंड है? नेचुरल रिसोर्सेज पे, कि नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके उसको हम कर रहे हैं। दिस इज द वन। नंबर 2 इज सेकेंडरी। ना सेकेंडरी में क्या हो रहा है कि आपको इससे जो भी प्रोडक्ट मिल रहा है आप उसका यूज करके कुछ दूसरा बना रहे हो। जैसे आपको क्या मिला, आपने शुगर केन प्रोड्यूस किया, शुगर केन मिला आपको प्राइमरी एक्टिविटी से, आपने उसको इंडस्ट्री में लेके जाके क्या बना दिया, आपने उससे शुगर बना दिया। सो ये किसमें आपकी आएगी? सेकेंडरी एक्टिविटी में। अब क्या आएगी? टर्शियरी एक्टिविटी। ना अब बोलोगे आपकी शुगर से क्या बनाएंगे, क्योंकि शुगर से भी आप कुछ भी बनाओगे तो वो भी इंडस्ट्रीज में आएगा। तो ये टर्शियरी सेक्टर ये होता है कि आप जो भी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज में कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसके लिए आपको कुछ अदर फैक्टर की जरूरत होती है। तो वो कौन प्रोवाइड कराता है? वो प्रोवाइड कराता है हमारा टर्शियरी सेक्टर। जैसे कि आपका होगा ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन या फिर अदर फैसिलिटीज, जो भी सर्विसेज होती हैं उसको हम टर्शियरी सेक्टर में लेके आते हैं। ना वन थिंग मोर, प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चरल सेक्टर भी बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं एंड टर्शियरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि वही एक्टिविटीज इसमें हो रही हैं। ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, कंपेयरिंग 3 सेक्टर्स, कि अब इन तीनों सेक्टर को हम कंपेयर कैसे करेंगे। सो 2 डायमेंशंस पे यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे। फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन एंड सेकेंड वन इज एम्प्लॉयमेंट, यानी कि प्रोडक्शन किसमें कितना हो रहा है एंड एम्प्लॉयमेंट कौन कितना दे रहा है हमको। चलो प्रोडक्शन से देखते हैं ना। प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कहाँ पे ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, कहाँ पे कितना प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसके लिए हमको उसको काउंट करना पड़ेगा। तो कैसे काउंट करेंगे? अब कोई पेंसिल की इंडस्ट्री है, आप एक एक पेंसिल थोड़ी जाके गिनोगे कि हाँ इस इंडस्ट्री में आज इतना पेंसिल मैन्युफैक्चर हुआ, दूसरी में इतना हुआ, तो टोटल मिलाते, ऐसे आप नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि जो भी हमारे गुड्स प्रोड्यूस होते हैं उनका फाइनल वैल्यू ऐड करते हैं। एग्जांपल से देखती हूं, देखो फार्मर ने क्या प्रोड्यूस किया, फार्मर ने व्हीट प्रोड्यूस किया। व्हीट को उसने फ्लोर मिल को, जो मिल है उसको बेच दिया 8 रुपीज पर केजी के हिसाब से, उसका व्हीट बिक गया। अब वो जो व्हीट था वो अब फ्लोर बन गया, आटा बन गया एंड नेक्स्ट उसको बिस्किट फैक्ट्री में बेचा किस रेट पे? 10 रुपीज में। चलो नेक्स्ट, बिस्किट फैक्ट्री ने उसको पैक किया एंड उसको पैक बिस्कुट को हम लोगों को दिया कितने रुपए में? 20 रुपीज में। ना एक चीज अगर आप देखो, फार्मर ने जो यहाँ पे व्हीट प्रोवाइड कराया वो व्हीट क्या बन गया? फ्लोर बन गया। तो यहाँ पे अगर हम जोड़ेंगे प्राइस को 8 रुपीज व्हीट का, देन अगेन यहाँ पे 10 रुपीज अगर हम जोड़ेंगे तो वही व्हीट तो है जो यहाँ पे बिस्किट फैक्ट्री में आ रहा है। तो इसका मतलब आप उस व्हीट के प्राइस को फिर से ऐड कर रहे हो, उसी व्हीट को डबल बार ऐड कर रहे हो। अगर आप यहाँ पे फिर से ऐड करोगे इसका मतलब व्हीट को तीसरी बार ऐड कर रहे हो, क्योंकि वो बिस्किट बन गया लेकिन था तो वो व्हीट, इंग्रेडिएंट तो व्हीट ही है उसका। तो इसका मतलब आप एक ही व्हीट को 3 टाइम्स ऐड कर रहे हो। दैट मीन्स कि अगर आपको किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी में ऐड करना है कि कितना प्रोडक्शन हुआ है, एक्चुअल वैल्यू ऐड करनी है, तो आपको हमेशा फाइनल वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, आप इंटरमीडिएट वैल्यूज को ऐड नहीं करोगे। जो यहाँ पे हमारा पैक्ड बिस्किट मिल रहा है 20 रुपीज का, हम लोग बस उसी को ऐड करेंगे, क्योंकि ये जो भी इसके पहले जो एक्टिविटीज हुई हैं उसका वैल्यू इसमें ऑलरेडी ऐड है। ठीक है, सो इस तरह हम क्या करते हैं, हमारी जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती हैं उनको काउंट करते हैं ना। यहां से एक डेफिनेशन निकल के आती है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? बेसिकली होता है कि आपने जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज की हैं या फिर अपने सर्विस प्रोड्यूस की है, कुछ भी प्रोडक्शन जो हुआ है हर सेक्टर में उसको हम ऐड कर लेते हैं। और कितने पीरियड का? 1 साल का। यानी 1 साल में टोटल मिला के तीनों सेक्टर में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उसको ये हम बोलते हैं उस कंट्री की क्या है? जीडीपी।
ठीक है। तो जीडीपी जितना ज्यादा होता है ये बताता है कि उस कंट्री में प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा हो रहा है। तो जीडीपी हर कंट्री अपना ज्यादा करने की कोशिश करती है। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर। दैट मींस कि ये जो हम सेक्टर्स पढ़ रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, इनमें किस तरह से हिस्टोरिकल चेंज हुआ है। तो देखो, इनिशियली जो हम लोग के प्रिमिटिव मैन आए थे वो एग्रीकल्चर करना उन्होंने शुरू किया, वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, टेक्नोलॉजी आई, तो उनके पास एग्रीकल्चर करने की बहुत सारी टेक्निक्स आई, इससे प्रोडक्शन ज्यादा होने लगा। अब प्रोडक्शन ज्यादा होने लगा तो वहां से कुछ लोग निकल के अदर एक्टिविटीज करने लगे, पोट्री बनाने लगे या फिर वीविंग करने लगे, जो भी चीजें हैं वो करने लगे। तो इससे कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज आई, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके सर्विस सेक्टर आया। तो एक शिफ्ट हमको देखने को मिलता है। अगर आज की बात करें तो इंडिया अभी भी हमारी एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी मानी जाती है। चाइना में मैन्युफैक्चर बहुत अच्छा होता है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है। यूएसए में सर्विस बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है। तो ये सब क्योंकि यूएसए एक डेवलप्ड नेशन है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर से ही शुरुआत हुई थी, लेकिन धीरे धीरे करके शिफ्ट होते होते आज सर्विस पे आ गए हम। तो उसी तरह से हर कंट्री में ये फिनोमेना, ये शिफ्ट चलता है। इंडिया की बात करें तो लास्ट 40 इयर्स में इंडिया में टर्शियरी सेक्टर बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है। रीजंस क्या क्या हैं? रीजन तो एक पहला हो गया, क्योंकि अगर आप बात कर रहे हो अपनी पॉपुलेशन को कि हमारी पॉपुलेशन को बेसिक फैसिलिटीज मिले, तो बेसिक फैसिलिटीज के लिए आपको उनको सर्विसेज प्रोवाइड करानी पड़ेगी। एंड अगर आपको सर्विसेज प्रोवाइड करानी पड़ेंगी देन अगेन आपको ये टर्शियरी सेक्टर डेवलप करना पड़ेगा। वो सर्विसेज आपकी कुछ भी हो सकती हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट थिंग, डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री लीड्स टू टर्शियरी, यानी कि अगर आप एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करोगे, यानी कि एग्रीकल्चर में कुछ आप प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, तो उससे क्या होगा, इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी। एंड इंडस्ट्रीज अगर डेवलप होंगी तो आपको उसके लिए सर्विसेज की जरूरत होगी। एंड वो सर्विसेज कौन प्रोवाइड कराएगा? हमारा टर्शियरी सेक्टर। दैट मीन्स एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की वजह से हमारी टर्शियरी सेक्टर भी डेवलप हो रही है, ये भी एक रीजन है। नेक्स्ट, जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही है, लोगों की ख्वाहिशें बढ़ रही हैं, डिमांड बढ़ रही है। एंड डिमांड बढ़ेंगी तो लोग ज्यादा खर्चा करेंगे, और खर्चा किसके ऊपर करेंगे? लोग रेस्टोरेंट में जाएंगे, मॉल में जाएंगे, मूवी देखेंगे। तो एक तरह से ये सब सर्विसेज हैं। लोग अपनी हेल्थ पे ध्यान देंगे, एजुकेशन पे ध्यान देंगे। ये सारी चीजें आपकी सर्विस सेक्टर में आती हैं, यानी कि टर्शियरी सेक्टर में। तो इस तरह से भी टर्शियरी सेक्टर डेवलप हो रहा है। या फिर नेक्स्ट, न्यू सर्विसेज बहुत सारी आ रही हैं लास्ट कुछ टाइम से, जैसे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में बहुत सारी नई नई सर्विसेज आ रही हैं, जिसकी वजह से टर्शियरी सेक्टर डेवलप हो रहा है। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ टर्शियरी सेक्टर। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन दीज थ्री सेक्टर्स, कि इन तीनों सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट का सीन कैसा चल रहा है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा आप बोल सकते हो एक शॉर्ट कमिंग है इन चीजों का, क्योंकि इंडस्ट्रियल आउटपुट की अगर हम बात करें तो लास्ट कुछ टाइम से, आप बोलो 40 ईयर्स से, इंडस्ट्रियल आउटपुट 9 टाइम्स बढ़ा है, लेकिन उसमें जो एम्प्लॉयमेंट है वो बस 3 टाइम्स बढ़ी है, यानी कि बहुत कम एम्प्लॉयमेंट इसने जनरेट किया है इंडस्ट्रियल सेक्टर में। अगर हम बात करें सर्विस सेक्टर में, तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन था, यानी कि जीडीपी की यहाँ मैं बात कर रही हूँ कि जीडीपी में ये लोग जो प्रोडक्शन दे रहे हैं वो 14 टाइम्स बढ़ गया है सर्विस सेक्टर का। लेकिन अगेन एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे कितनी हुई है? एम्प्लॉयमेंट केवल 5 टाइम्स इंक्रीज हुई है, विच इज अ वेरी स्मॉल नंबर। सो एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर में एज यू नो कि जीडीपी का काउंट, यानी कि जीडीपी का जो परसेंटेज है वो 25% से कम है, लेकिन अकेले एग्रीकल्चर में जो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन है वो कितनी है? 50% से ज्यादा। यानी कि अगर हम बात करें एग्रीकल्चर में तो ज्यादा पॉपुलेशन लगी हुई है, लेकिन वहां से आउटकम कम निकल के आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन आपके यहां से आराम से बन सकते हैं 1 मार्क्स के एमसीक्यूज में, तो ये डेटाज आप लोग याद रखिएगा। तो यहां से एग्रीकल्चर में लोग जो है वो लगे हुए हैं, लेकिन उनको उतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे एक टर्म निकल के आता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली होता है कि आपको लगता है कि आप काम कर रहे हो, लेकिन आपकी जो एक्चुअल प्रोडक्टिविटी है वो निकल के नहीं आती है। यानी कि एक प्लॉट ऑफ लैंड पे 3 लोगों की जरूरत है, लेकिन उस पे 5 लोग काम कर रहे हैं, पांचों तो एम्प्लॉयड है, लेकिन वहां पे से अगर 2 लोग को हटा दिया जाए तो भी उसमें प्रोडक्शन में कुछ कमी नहीं आएगी। नाउ लेट्स से कि हम लोग एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट। तो पहली चीज जो गवर्नमेंट है वो हेल्प कर सकती है। गवर्नमेंट जो लोग हैं, जो फार्मर्स हैं,
उनको कुछ पैसे दे सकती है, या फिर बैंक जो है उनको लोन प्रोवाइड करा सकता है। तो बैंकिंग सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि इससे वो लोग को इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप हो जाएगी, वो लोग अपने घर में वेल बना सकते हैं, फर्टिलाइजर वगैरह हुए, सीड्स वगैरह हुए, इस सब की उनको अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। और जब ये चीजें मिलेंगी तो उनका प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, और अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो यहाँ पे वो लोग डबल क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, और डबल क्रॉप ग्रो करेंगे तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। तो कई फायदे इसके मिलेंगे अगर गवर्नमेंट कुछ उनको मॉनेटरी हेल्प करती है। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ पे प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो प्रोडक्शन ज्यादा होने से जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो डेवलप होना चाहिए, ताकि उन लोग अपना जो प्रोड्यूस होगा उसको जाके बगल के विलेज में या फिर टाउन में बेच सके। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अगर डेवलप रहेगा तो यहाँ पे और भी ट्रांसपोर्ट में जो भी लोग रहेंगे उनको एम्प्लॉयमेंट वहां से जनरेट होगी, और जो यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं इनको भी प्रॉफिट मिलेगा, ताकि हम और ज्यादा प्रोड्यूस कर सकें। इससे वो भी लोग थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस करना चाहेंगे। नेक्स्ट, इंडस्ट्रीज एंड कोल्ड स्टोरेज, यानी कि जो भी सेमी रूरल एरियाज हैं या फिर अदर बैकवर्ड एरियाज हैं, उनमें अगर इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी, कोल्ड स्टोरेज डेवलप होंगी, तो वहां पे जो भी किसान हैं वो कुछ प्रोड्यूस करेंगे, तो इंडस्ट्रीज क्योंकि बगल में है तो उनको लगेगा कि इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल की जरूरत है, तो हमें कुछ प्रोड्यूस करना चाहिए, राइट। तो इससे वो प्रोड्यूस करेंगे। और दूसरी चीज, इंडस्ट्रीज में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। कोल्ड स्टोरेज, जैसे कि पोटैटोज का, अनियन का कोल्ड स्टोरेज बना सकते हैं, और जब प्राइस अच्छी होगी तब वहां से उठा के हम लोग जाके अपना सामान मार्केट में बेच देंगे। तो इससे किसानों को फायदा होगा अगर कोल्ड स्टोरेज बन जाता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें इंडिया में, तो 60% स्कूल बच्चे ही हैं जो स्कूल अटेंड करते हैं, बाकी स्कूल अटेंड नहीं करते हैं। तो अगर हमारी कंट्री में स्कूल ओपन कराए जाए तो उससे 20 लाख न्यू जॉब्स हमारे यहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं, जैसे कि टीचर, स्टाफ जो भी होते हैं, उससे 20 लाख जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं। ये भी एक तरह से एम्प्लॉयमेंट है। नेक्स्ट, अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करें, तो अगर हम हेल्थ सेक्टर को, हमारे यहाँ भी बहुत बैकवर्ड है, उतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो अगर इसको इम्प्रूव करेंगे तो डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं या फिर अदर स्टाफ्स हैं, उनकी रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी, जिससे यहाँ पे भी अगेन एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, राइट। नाउ नेक्स्ट, टूरिज्म सेक्टर की बात करें तो टूरिज्म सेक्टर की एक रिपोर्ट आई थी कि अगर हम इंडिया में टूरिज्म सेक्टर को अच्छे से डेवलप करें तो यहाँ पे 35 लाख न्यू जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं, विच इज अ बिग नंबर, क्योंकि अगर आप डेवलप करके इतनी जॉब दे रहे हो तो बहुत ज्यादा है ना। द लास्ट वन इज नरेगा, या फिर आप बोल रहे हो मनरेगा 2005। तो ये आया था 2005 में। इसका है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसमें जो भी गांव है, गांव के लोगों को, रूरल एरियाज में लोगों को 100 डेज की गारंटीड एम्प्लॉयमेंट दी जाती है, और अगर गवर्नमेंट ऐसा करने में अनसक्सेसफुल रहती है तो गवर्नमेंट उनको कुछ ना कुछ भत्ते देती है, अलाउंसेस देती है। एंड ये स्टार्टिंग में कहा कितने डिस्ट्रिक्ट में, 625 डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट किया गया था। सो एक तरह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए ये एक्ट लाया गया था। आप लोगों ने सुना ही होगा नरेगा बहुत बार। चलिए नाउ नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे ये जो सेक्टर्स का डिवीजन है, हमारी जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, इनका डिवीजन हम दूसरे बेसिस पे करेंगे। एक है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, एक है ऑर्गेनाइज सेक्टर। यानी कि जो प्रोडक्शन हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। जैसे अनऑर्गेनाइज की बात करें तो इसमें कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो भी लोग लगे होते हैं उनकी सैलरी बहुत कम होती है, यानी कि उनको वेजेस बहुत कम मिलते हैं और काम ज्यादा होता है, और काम की भी कोई एक तरह से आप बोल सकते हो रेगुलरिटी नहीं होती है, इरेगुलर होता है। उनको कभी काम मिलता है, कभी काम नहीं मिलता है, और इसके अलावा उनको जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। उनको जब चाहे जॉब से निकाला जा सकता है अगर काम नहीं है। जैसे कुछ टाइम होता है कि वहां पे काम नहीं है तो कुछ मजदूरों को, लेबरर्स को हटा दिया, तो कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। इसके अलावा उनको लीव नहीं मिलती है, उनको अगर काम पे वो नहीं जा रहे हैं तो उसके लिए उनको पैसे नहीं मिलेंगे, तो पेड लीव नहीं मिलती है, मैटरनिटी लीव नहीं मिलती है, अदर जो भी फैसिलिटीज होती है वो नहीं मिलती है, जैसे कि हेल्थ फैसिलिटीज। इसके अलावा ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं ये सीजनल नेचर के होते हैं, यानी कुछ सीजन में एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा होती है, पैसे बहुत ज्यादा होते हैं, और कुछ सीजन में पैसे नहीं होते हैं। जैसे आप एग्रीकल्चर का एक अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हो। नेक्स्ट ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर जो बेसिकली होते हैं ये रजिस्टर्ड होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट से इन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया होता है। फॉर्मल सेक्टर होते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो होती है वो आपको श्योर है, अगर आपका एक बार रिक्रूटमेंट हो गया तो आपको एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे रहेगी, आपको कोई हटा नहीं सकता है अनलेस आप कोई गलत काम नहीं करते हो। सो एम्प्लॉयमेंट अश्योर है, यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होती है जिसको फॉलो करना जरूरी होता है। जॉब सिक्योरिटी है, आपको काम करने के लिए फिक्स्ड आवर से काम करना पड़ेगा, और आप ओवर टाइम कर रहे हो तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे भी मिलते हैं।
पेड लीव होती है, मैटरनिटी लीव होती है, अदर फैसिलिटी जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, ये सारी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाती है किसमें, ऑर्गेनाइज सेक्टर में। ठीक है, इसके अलावा आपको पेंशन वगैरह भी दिया जाता है। तो ये है डिफरेंस ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ना। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स होते हैं उनको हम कैसे प्रोटेक्ट करें, क्या चीजें गवर्नमेंट कर सकती है। तो देखो, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन होते हैं, रूरल एरियाज में कौन होते हैं, लैंडलेस लेबरर्स हो गए, या फिर छोटे किसान हो गए, या फिर अदर जो भी आर्टिजन्स वगैरह होते हैं वो हो गए। तो उनकी हेल्प गवर्नमेंट कैसे कर सकती है। देखो, छोटे किसान जो होते हैं ना, वो जब खेती करने जाते हैं तो उनके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे नहीं होते, तो गवर्नमेंट उनको जो भी उनकी एक तरह से बोल सकते हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो चीजें होती हैं वो प्रोवाइड करा सकती है। जैसे कि उनको सीड्स दे सकती है, एग्रीकल्चरल इनपुट्स जो है वो दे सकती है, एंड प्रोडक्शन होने के बाद उनकी स्टोरेज फैसिलिटी को डेवलप कर सकती है, और मार्केट में जो भी उनके रेट कैसे रहेंगे, ये सारी चीजों पे ध्यान देकर रूरल एरिया में जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं उनकी हेल्प कर सकती है गवर्नमेंट। ओके, सो दिस वाज अबाउट रूरल। नाउ नेक्स्ट क्या है, अर्बन एरियाज। तो अर्बन एरियाज में कौन होते हैं, अर्बन में मेनली जो भी स्मॉल इंडस्ट्रीज जिन्होंने लगा के रखी है वो होते हैं, या फिर छोटे से आप देखते हो वेंडर्स जो भी सब्जियां बेचते हैं ठेले पे वो हो गए, या फिर जो कचरा उठाते हैं, तो ये होते हैं अर्बन एरियाज में। तो यहाँ पे गवर्नमेंट उनकी हेल्प कैसे कर सकती है, जैसे स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उनको गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उनको हेल्प प्रोवाइड कर सकती है ताकि वो रॉ मटेरियल खरीद सके, एंड जब वो अपना मैन्युफैक्चरिंग करके वो अपना सामान लेके जाते हैं तो उनको मार्केटिंग का अच्छा सिस्टम उनको डेवलप करके दे सकती है ताकि उनको अच्छा पैसा मिले उससे, ताकि उनका डेवलपमेंट हो। सो ये हो गया रूरल एंड अर्बन एरियाज का। नाउ कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जैसे कि SC, ST एंड OBCs, इनका तो क्या सीन है कि अगर वो रूरल एरियाज में है तो ऑलरेडी, अर्बन एरियाज में है तो ऑलरेडी उनको ये कहीं ना कहीं एक उनको पीछे रह जाते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। लेकिन उनके लिए एक और चीज क्या होती है कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, यानी कि अगर वो SC हैं, ST हैं, OBC हैं तो लोग उनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं। तो गवर्नमेंट एक चीज कर सकती है कि उनको डिस्क्रिमिनेशन से प्रोटेक्ट कर सकती है। ओके, सो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कुछ इस तरह से हमारी गवर्नमेंट काम कर सकती है। नाउ लास्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे इस चैप्टर का, ओनरशिप के बेसिस पे हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसको कैसे डिवाइड करते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, आप लोग बहुत फैमिलियर भी हो इससे। जैसे पब्लिक सेक्टर है जिसको आप लोग बोलते हो गवर्नमेंट सेक्टर, तो यहाँ पे बेसिकली जो भी एक्टिविटीज होती हैं उसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, यानी कि कुछ भी प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ का एसेट्स है, या फिर जो भी चीजें हमको प्रोवाइड कराई जाती हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू कराई जाती है, एंड इस पे किसका राइट होता है, गवर्नमेंट का। जिसका अच्छा सा एग्जांपल है आपका रेलवे, या फिर आप अगर देखो जो पोस्ट ऑफिस में हमारी गवर्नमेंट के अंडर में आता है, उसको हम पब्लिक सेक्टर बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्राइवेट की, तो प्राइवेट जस्ट ऑपोजिट होता है, यहाँ पे एक इंडिविजुअल हुआ या फिर कोई कंपनी हुई, वो ओन करती है वहां के एसेट को, और वहां से जो भी हमको सर्विसेज मिलती हैं वो कौन कराती है, वही प्राइवेट इंडस्ट्री प्रोवाइड कराती है। इसका एग्जांपल आप ले लो टिस्को या फिर RIL। टिस्को यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और RIL का मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो ये आपने टाटा एंड रिलायंस सुना ही होगा। तो ये प्राइवेट कंपनीज हैं ना। प्राइवेट कंपनीज जो काम करती हैं वो प्रॉफिट के लिए करती हैं, यानी कि अगर ये कुछ भी प्रोडक्शन कर रही है तो उनका मेन मोटो है कि वो प्रॉफिट अर्न करेंगे, हमको कुछ बेचेंगी तो उससे उनको प्रॉफिट होगा, जिससे वो और डेवलप होती चली जाएंगी। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर में काम होते हैं, जैसे कि रेलवे हुआ या फिर ब्रिज बन रहा है, कुछ भी गवर्नमेंट कर रही है, तो गवर्नमेंट उसके लिए हमसे टैक्स लेती है, उसके बाद उसी टैक्स को वो इन्वेस्ट करके हमको सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। गवर्नमेंट का मेन मोटो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है ना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकती है, कुछ चीजें बहुत बड़े लेवल पे हो रही हैं, तो वहां पे क्या हो जाता है कि आपको उतने जो भी लोग उस सर्विस का यूज कर रहे हैं उनसे आपको कुछ ना कुछ पैसे लेने पड़ेंगे। गवर्नमेंट टैक्स के थ्रू लेती है, प्राइवेट सेक्टर उसको बेच कर लेती है। तो पब्लिक सेक्टर में जो गवर्नमेंट होती है वो उसको आसानी से ले सकती है, लेकिन अगर हम बात करें किसी एक कंपनी की या इंडिविजुअल की, वो उतने बड़े लेवल पर लोगों से पैसे नहीं ले सकती है। अगर वो लेगी भी, अगर वो ऐसा काम करेगी भी बहुत बड़े लेवल पे, तो उसके लिए वो हमसे बहुत ज्यादा पैसे लेगी। जैसे कि आप देखते ही हो, जब प्राइवेट कंपनीज वगैरह रोड्स बनाती हैं, ब्रिज बनाती हैं, तो वहां पे टोल टैक्स वगैरह कितना महंगा होता है। इसलिए इस केस में गवर्नमेंट ही को ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, गवर्नमेंट करती भी है। जैसे कि अगर आप देख लो
हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की बात, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का जो कॉस्ट होता है तो कुछ कॉस्ट गवर्नमेंट खुद बियर करती है और बाकी कॉस्ट हमसे लिया जाता है, जिसकी वजह से जो छोटे छोटे शॉपकीपर्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनको भी हेल्प मिलती है, उनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट आता है वो कम आता है। तो इस तरह से गवर्नमेंट पिक्चर में आके हमको हेल्प कर सकती है। सो यहाँ पे हो गया ओनरशिप के बेसिस पे पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर को हमने डिवाइड कर लिया, हमने देख लिया कि कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं। सो दिस इज इट फॉर द चैप्टर। हमने देख लिया कि कितने सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज के, हमने 3-4 बेसिस पे देख लिया। आई होप आपको चैप्टर क्लियर हुआ हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों एंड क्लासमेट्स के साथ में शेयर जरूर करिएगा। एंड क्लास 10 की एसएसटी और इंग्लिश की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।